नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी द्वारा 2024 के लिए जो नया सिलेबस जारी किया गया है उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अभी तक जो हम 2024 के लिए जो कुछ लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दी थी, उस रणनीति में हमें क्या चेंजेस करने हैं, कैसे हमें अपने नंबर अच्छे लाने हैं और क्या सोर्स हमें यूज़ करना है। क्या हमें सोर्स चेंज करने की ज़रूरत है, क्या जो हमारे पास मटेरियल पहले से अवेलेबल है उससे काम चल जाएगा। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सिलेबस है ये 2024 के लिए है। इसका 2023 की जो मेंस परीक्षा है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यदि हम बात करें इस सिलेबस के अंतर्गत परीक्षा पैटर्न की, तो जो परीक्षा पैटर्न है ना, पीएससी ने वही रखा है। ठीक है, मतलब कि जो परीक्षा पैटर्न है उसमें प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी और आपका साक्षात्कार होगा। ठीक है, साक्षात्कार के थोड़े से नंबर बढ़ा दिए गए हैं और जो मुख्य परीक्षा है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। हालांकि थोड़े बहुत चेंजेस आपको प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में भी देखने को मिलते हैं, जिस पर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसको हम जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे, है ना। लेकिन आज का जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे केवल प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की। ठीक है, क्योंकि अभी प्री नज़दीक है और प्रारंभिक परीक्षा को ही हमें अच्छे से अभी पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हम इस पर ही बात करते हैं। तो देखो, जो प्रश्न पत्र जिस प्रकार से आते थे 200 नंबर के वही आएंगे, समय वही रहेगा, आपको 2 घंटे ही मिलेंगे। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि जो सामान्य अभिरुचि वाला जो परीक्षण का जो टेस्ट होता था, यानी जो हमारा सीसेट था, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है ना। ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है और उसके अंक भी सेम है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके, जो हमारा सिलेबस है उसमें क्या क्या चेंज हुए यूनिट वाइज। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं इकाई 1 की। ठीक, यहाँ पे थोड़े से चेंजेस देखने को हमें मिले हुए हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो इकाई यहाँ पे 1 करके दी हुई है, ये इकाई 1 नहीं हुआ करती थी, ये आपकी इकाई 2 हुआ करती थी। ठीक है, इसको इकाई 1 बना दिया गया है। इसमें ये जो पहला वाला पॉइंट आपको दिख रहा है ना, संकल्पना एवं विचार। ठीक है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षट दर्शन, है ना, स्मृतियां, ऋतुसभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार, है ना, पंच महायज्ञ, ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये नए जोड़े गए हैं। इसके बाद प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास की प्रमुख घटनाएं, ये पुराना टॉपिक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया गया है। यानी आपको हिस्ट्री जो है वो पूरी पढ़नी है, उसमें ये टॉपिक आपको और ऐड कर देना है। ठीक है, इसके लिए क्या सोर्स होगा वो मैं आपको जल्दी बता दूंगा, कौन सा सोर्स अच्छा है वो बता दूंगा। और साथ ही जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, वहां पे इसको कवर करवाया जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा वाइड टॉपिक है, लेकिन इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और कवर करने का प्रयास करेंगे। भारत की कला एवं संस्कृति, अभी तक हम मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति पढ़ते थे, लेकिन अब हमें भारत की कला एवं संस्कृति को भी पढ़ना है। ये थोड़ा सा यहाँ पे विस्तृत हो गया यहाँ से सिलेबस। ठीक है, इसके बाद वही सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता का संघर्ष और स्वतंत्रता के पश्चात जो एकीकरण है, पुनर्गठन है, ये सब चीजें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट फर्स्ट का था। तो इसमें हमें 2 बड़े चेंजेस देखने को मिले। कौन कौन थे? पहला तो आपका जो पहला पॉइंट है वो बहुत बड़ा चेंज है, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। दूसरा आपको भारत की कला एवं संस्कृति को पढ़ना है। ठीक है, ये 2 चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। तो देखो, जो सेकेंड यूनिट है मध्य प्रदेश के इतिहास एवं कला संस्कृति की, ये आपकी जो की त्यों उठा के रख दी गई है। मतलब कि जो हमारी यूनिट फर्स्ट हुआ करती थी
2020 के सिलेबस में वो आपकी यहाँ पे सेकेंड यूनिट बना दी गई है। और ये यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट भी थी और यहाँ से क्वेश्चन आते भी थे हर बार, है ना। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, वही सोर्स रखना है, उन्हीं से हम इनको पढ़ना है। ठीक, चलिए इसके बाद भारत का भूगोल यदि हम बात करें, यहाँ हमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि पहले एक यूनिट हुआ करती थी, यूनिट 4। ठीक है, हुआ करती है, मैं टाइप से बोल रहा हूँ कि बहुत साल हो गए हैं, लेकिन अब वो पास्ट हो गया है तो उसको ऐसे बोलना पड़ेगा कि जो इकाई 4 थी, भारत एवं विश्व का भूगोल, उसमें से विश्व का जो भूगोल है उसको हटा दिया गया। यही नहीं कि यहाँ से हटाया गया है, इसको मेन से भी हटा दिया गया है ना। तो विश्व भूगोल से हम फ्री हो गए, हमें केवल अब भारत का भूगोल पढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से कवर करेंगे, तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यूनिट 3 जो है हमारी काफ़ी सरल है और इसके सोर्स भी अपने पास आराम से अवेलेबल है। जो चीज़ हम पढ़ रहे थे उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, इसमें हमें वही पढ़ना है, जैसे पर्वत, पहाड़, नदी, झीलें, है ना, अल नीलो, जो थोड़ा सा जो जलवायु घटना है इनको थोड़ा सा हमें पढ़ना है। ये थोड़ा सा एक पॉइंट है। ठीक, इसके अलावा वन, खनिज, जल संसाधन, ये तो हमें पढ़ना ही है। खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, ये भी पढ़ेंगे हम, जो पहले भी पढ़ते थे। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत भी पढ़ते थे, है ना। आपदा, अच्छा ये जो टॉपिक था आपका 7th यूनिट का टॉपिक था, इसको यहाँ रख दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं अब हमारी यूनिट कौन सी, 4 को। देखिए, तो जो आपकी यूनिट 4 है ना, इसमें भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। जो हम अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की, वो पूरी की पूरी ज्योग्राफी हमें यहाँ पे पढ़ना। ठीक है, यानी जो हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो क्लासेस हो रही थी, नदियाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी फिलहाल में, वो सारे टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं यूनिट 4 के अंतर्गत। जो अभी यूनिट 3 था, अब उसको हमने इसमें सिलेबस में यूनिट 4 बना दिया है ना। जिसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी आपको पता ही होगा, है ना। और अभी फिलहाल में हम क्या पढ़ रहे हैं, नदियाँ पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए, तो यूनिट 4 में कोई बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है ना। अब एक बात आप यहाँ पे नोट करते जाइए कि एमपी की अभी तक कितनी यूनिट्स हो गई हैं, है ना। एमपी की 2 यूनिट्स हो गई है, यूनिट 2 और यूनिट 3। ठीक, यहाँ पे एमपी का वेटेज बढ़ गया है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। यहाँ पे अब आपसे 50 नंबर की एमपी पूछी जाएगी, 50 क्या 50 प्लस मान लीजिए आप, है ना। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है एमपी वालों के लिए। इसके बाद ये एक इनने नया जोड़ दिया है, पहले जो था वो आपका जो भारत का जो संवैधानिक विकास था और इकोनॉमी था, ठीक है, उसको यहाँ से इनने हटा दिया है। इसमें इनने जोड़ दिया है भारत एवं मध्य प्रदेश का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो ये हमारे चैनल पे आपको कवर करवाई जा रहा है, विवेक सर द्वारा भी आपको संविधान सभा, संविधान सभा, मौलिक अधिकार, है ना। अभी नागरिकता वगैरह पढ़ा दी है, मौलिक अधिकार वगैरह भी लेक्चर आएंगे जल्दी ही, है ना। तो ये करवा रहे हैं। इसके बाद आपका ये जो मध्य प्रदेश वाला पोर्शन है ये स्टार्ट हो जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी कोई बड़े चेंजेस यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहे हैं हमें। इसके अलावा अभी हम यहाँ पे केवल सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, रणनीति क्या होगी वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 6 की। तो यूनिट 6 क्या है हमारी, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, है ना। पहले जो अर्थव्यवस्था थी ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे, है ना। जैसे यूनिट 5 जो रहती थी उसमें राज्य एवं राज्य की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। अब इनको अलग अलग कर दिया, मतलब एक इकोनॉमी जो अपन छोड़ के जाते थे ना, अब यहाँ हम इसको छोड़ नहीं सकते। ये हमारे लिए एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट ना भी माने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि जो इंडियन इकोनॉमी की बात चल रही है वो थोड़ी सी दी गई है जितनी पहले थी, या फिर थोड़ा बहुत आप जोड़ लीजिए। बाकी चीज़ें यहाँ पे मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। तो देखो, मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था जो है वो हम पढ़ते ही थे। इसके अलावा हम जो आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या वगैरह ये सब पढ़ते थे, है ना।
और साथ में कृषि उद्योग ये भी हम पढ़ते थे, एक जिला उत्पाद योजना ये भी पढ़ते थे। अब मध्य प्रदेश में जो बौद्धिक संपदाओं का अधिकार है, ठीक है, ये थोड़ा सा नया जुड़ गया है, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो भारत की इकोनॉमी है ना, इसको हमें पढ़ना है। तो ये एक नई यूनिट जुड़ी है, लेकिन यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। तो इसी के साथ आप देख रहे होंगे कि एमपी की कितनी यूनिट्स हो गई है। एमपी की यहाँ पे 4 यूनिट हो गई, यानी 40 नंबर तो यहाँ से ये पक्के हो रहे हैं, ठीक। अभी आप यहाँ से कुछ क्वेश्चन हटा दें, मान लीजिए वो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे इकोनॉमी के, इंडियन इकोनॉमी के डाल देगा, ठीक, यहाँ पे वो डाल देगा, तो आप 50 नहीं तो मोटे तौर पे 40-45 क्वेश्चन तो आप मान ही सकते हैं, है ना, कि एमपी से आने वाले हैं, ठीक। अच्छा, एक अभी आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर आयोग हटा दिए गए हैं, यूनिट 10 बिल्कुल नहीं हटाई गई है, आयोग को उठा के यहाँ रख दिया गया है। ये देखिए आप, यहाँ आपको नजर आएगा राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक आयोग एवं संस्थाएं, ठीक है। तो आयोग को हटाया नहीं गया है, आयोग हमें पढ़ना है, आयोग की किताब को कचड़े में नहीं फेंकना है ना। आयोग आएंगे, और आयोग को कहाँ रख दिया गया है, तो यूनिट 5 में आयोग को रख दिया गया है, ठीक। चलिए आगे हम बात करते हैं यूनिट 7 पे। यूनिट 7 में कोई चेंजेस नहीं है, यूनिट 7 वही है जैसी आपकी पहले थी, है ना। इसमें किसी भी प्रकार का एक थोड़ा सा चेंजेस ये देखने को मिल रहा है कि जो अनुवांशिक रोग हैं, सिकल एनीमिया सेल, कारण प्रभाव, रोगदान एवं निदान, ये थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ दिया गया। इसके अलावा ये सतत विकास की अवधारणा एवं एसडीजी, इसको भी जोड़ दिया गया, ठीक। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि जो अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण प्रभाव निदान एवं कार्यक्रम, ये टॉपिक है, ये नया जोड़ा गया है। और सतत विकास की अवधारणा है, ये भी आपका नया टॉपिक जोड़ा गया। बाकी 7th यूनिट पूरी की पूरी वैसे ही है, ठीक है। प्रदूषण प्राकृतिक आपदाएं, ये आप ज्योग्राफी में भी देख लीजिए और यहाँ पे भी देख लीजिए, दोनों जगह एक ही चीज़ है वो, है ना। तो यहाँ पे भी हमें कोई बड़ा चेंजेस नहीं है, ये 1-2 टॉपिक जो है ये आपको कवर करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा आपका जो स्पोर्ट्स वाला पोर्शन था उसको कम कर दिया गया है, एक बार से कहें तो हटा ही दिया गया है। अब यहाँ पे केवल अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, अब हमने देखो स्पोर्ट पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि हमें स्पोर्ट पढ़ना नहीं है, लेकिन स्पोर्ट को किस प्रकार से पढ़ना है, हमें करंट के फॉर्म में स्पोर्ट को पढ़ना है ना, कि जो भी नई प्रतियोगिताएं होती हैं, ठीक है, या राष्ट्रीय स्तर पर हो, या वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, या राज्य स्तर पर हो, इन सभी को हमें पढ़ना है, ठीक है। मतलब पूरा हमें यहाँ पे क्या करना है, करंट कवर करना है, ठीक। चलिए, तो ये हमारी 8 यूनिट हो गई, 7th यूनिट हो गई। 9th यूनिट में भी एक पॉइंट थोड़ा सा ऐड किया है उन्होंने, वैसे तो हम ये पढ़ते ही थे, कंप्यूटर की आधारभूत एवं ज्ञान, मतलब कि जो इनपुट आउटपुट यूनिट वगैरह हो गई, और कंप्यूटर का जो बिल्कुल से बेसिक कंप्यूटर होता है वो हम पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया गया है और इसको हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक। बाकी वही है, यहाँ से ई कॉमर्स हटा दिया गया है, ई कॉमर्स अब आपको नहीं पढ़ना है, ई गवर्नेंस यहाँ पे दी गई, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये जो 10th यूनिट है ना, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट भी बन सकती है। कैसे प्लस पॉइंट बनेगी, यहाँ पे जनजातियाँ, देखो जनजातियाँ ऐसा तो है नहीं है कि हम पढ़ते नहीं थे, जनजातियाँ हम पढ़ते थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे जनजातियों को लेकर एक क्या कर दिया गया है, सीधी सीधी यूनिट बना दी गई है, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। ये हम पढ़ते थे लेकिन कम पढ़ते थे, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे। जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, है ना, प्रमुख जनजातियाँ, विशेष पिछड़े वर्ग की जनजातियाँ, घुमंतू जनजातियाँ, इनकी कल्याणकारी योजनाएं। ये टॉपिक पहले था, आपको याद हो कि जो कल्याणकारी योजना वाला टॉपिक है ये आपका कहाँ था, ये आपका यूनिट 5 में था, है ना, जो इकोनॉमी वाला पोर्शन था एमपी का उसमें था, ठीक है। इसको यहाँ उठा के डाल दिया गया है, ठीक। चलो, इसके बाद मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति के बारे में हम पढ़ेंगे, कला, त्योहार, पर्व, उत्सव, है ना। और फिर मध्य प्रदेश की जो जनजाति हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका क्या योगदान रहा, है ना, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, ये आपको 2nd यूनिट में भी पढ़ना है, चाहे यहाँ पढ़ ले चाहे वहाँ पढ़ ले, बात एक ही है। अच्छा, ये पॉइंट एक एक्स्ट्रा है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कला एवं संस्कृति हम पूरी पढ़ ही रहे हैं 2nd यूनिट में, यहाँ पे ये बेस्ट पॉइंट है ना, इस पर ध्यान नहीं देना है।
ठीक है, तो ये हमारा टोटल 10 यूनिट का सिलेबस था। अब यदि हम बात करें अपने रणनीति की कि हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए प्री के लिए, तो देखो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है। सबसे पहले तो एक काम कीजिए, आप एमपी जो है, एमपी को अच्छे से पढ़िए। अब जो जनजाति वाला जो पोर्शन होता था, जनजाति वाला जो पोर्शन था उसको हम बहुत कम तौर पे पढ़ते थे, लेकिन अब उसको थोड़ा सा बाश पढ़ लीजिए। तो यहाँ से आपको 10 नंबर जो है, 10 में से आप 8 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं, है ना। यदि हम मोटे तौर पर कहें तो एमपी का जो वेटेज है वो अच्छा खासा बढ़ गया है। तो सबसे पहले हमें एमपी पे फोकस करना है। जो यूनिट, पहली जो यूनिट है, मतलब जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, उस पर आप अभी इतना ध्यान मत दीजिए, ठीक है, वो बिल्कुल नया रहेगा। और उससे जो ऊपर ऊपर जो क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, है ना, क्या हमें उसमें पढ़ना है, वो सारा चीज़ मैं आपको कवर करवा दूंगा। इसके अलावा करंट पे आप ध्यान दे ही रहे थे, है ना। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पहले भी पढ़ते थे, अभी भी हमें पढ़ना है, बस ई कॉमर्स को हटा देना है। और कंप्यूटर का थोड़ा सा, ये वैसे पढ़ते थे कंप्यूटर, है ना, उसमें था किताबों में। और इसके बाद आयोग तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। अब आप सोचे कि सर आयोग नहीं पढ़ना है, यूनिट 10 हटा दी गई है, नहीं, अभी मैंने आपको बताया आयोग कहाँ पढ़ेंगे हम। आयोग हमें पढ़ना है हमारे पॉलिटी वाले भाग में, है ना, ये दिया हुआ है साफ साफ, ठीक। इसके बाद मध्य प्रदेश की पॉलिटी, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, है ना। तो आपको ओवरऑल करना क्या है, सबसे पहले आप फोकस कीजिए एमपी पे। यदि आप एमपी पे फोकस करते हैं, ठीक है, तो एमपी तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एमपी से अब आपको 45 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में सीधे सीधे 5 यूनिट, यूनिट 2, यूनिट 4, ठीक है, यूनिट 5, यूनिट 6 एवं यूनिट 10 जो है वो एमपी से संबंधित है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनजाति वाला चैप्टर है इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये आपका, आपको आराम से 10 नंबर यहाँ पे देके जाएगा, ठीक है ना। जनजाति व्यक्तित्व से क्वेश्चन आते ही थे, ऐसा है नहीं है कि नहीं आते थे क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएगा। तो जनजाति के पर्व त्योहारों से हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो वहां से मिल जाएगा, उनके भौगोलिक वितरण से मिल जाएगा, है ना। तो इसको हम इस टाइप से ही पढ़ेंगे, ठीक है, आप इसकी टेंशन नहीं लीजिएगा। अभी जब हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से कवर करेंगे यूनिट 10 को। तो पहले तो आपको क्या करना है, एमपी करना है कवर। एमपी की मैं सारी यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, केवल एक यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक। इसके बाद हमें पढ़ना है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी। यहाँ पे वर्ल्ड की ज्योग्राफी हट गई है ना, तो इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी मिला के आपको 12 से 15 क्वेश्चन देगी। तो 45 प्लस 15 यदि आप जोड़ें तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 60 क्वेश्चन तो यही हो गए, है ना। फिर लास्ट में जब आपके पास टाइम बचता है तब आप हिस्ट्री वाले पोर्शन पे आइए, ठीक है। अभी आप हिस्ट्री को बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें थोड़े से चेंजेस देखने को मिले हुए हैं, है ना। तो हिस्ट्री अभी आप बिल्कुल मत पढ़िए, है ना। पहले आप अपनी एमपी अच्छे से कर लें। जब आपकी एमपी अच्छे से हो जाए, आप उसके ऑब्जेक्टिव लगा लें, है ना, सब कुछ उसमें कवर कर लें अच्छे से, चाहे वो यूनिट 10 हो, चाहे वो यूनिट 4 हो, 2 हो, कुछ भी हो, है ना। जब वो कवर हो जाए फिर आप अदर सब्जेक्ट पर आए, ठीक है, क्योंकि एमपी, पॉलिटी और ज्योग्राफी यहाँ आपका खेल करेगी, ठीक है। इसके अलावा यूनिट 7 तो जो पूछी जा रही थी वैसे ही पूछी जाएगी। और साथ में जो यूनिट 9 है उसमें एक चैप्टर कम कर दिया गया है। और यूनिट 9 वैसे इतनी टफ नहीं पूछता है ना, आराम से बन जाती है, बस थोड़ा सा उसको पढ़ लेंगे अपन। तो यही हमारी रणनीति रहेगी, कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं है, ना ज़्यादा डरने की बात है ना। प्रारंभिक परीक्षा में तो कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, जबकि मेंस में एक बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिले हुए हैं। तो उस पर भी एक जल्दी ही वीडियो आपको बताया जाएगा, और हम आपको सारी चीज़ें जो है कवर करवाने का प्रयास भी करें, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो प्रारंभिक परीक्षा के जो लेक्चर्स हैं, ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से आप इनको देख सकते हैं, और उनकी जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अब आप ज़्यादा परेशान मत हों, जो प्री जैसा पढ़ रहे थे उसको वैसे ही पढ़ें। बस थोड़ा सा याद रखें कि एमपी पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, जनजाति वगैरह जो टॉपिक्स हैं इनको पढ़ना है। संवैधानिक आयोग जो है उनको पढ़ें, है ना। आयोग को आप एक एक सप्ताह में एक आयोग लेके चलें,
है ना। ज़्यादा ध्यान मतलब ध्यान तो देना ऐसा नहीं है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आपको, एक या दो क्वेश्चन मिल सकते हैं आयोग से, ठीक। बाकी आप पॉलिटी पढ़ लीजिए, है ना, घटना चक्र लगा लीजिए, ये सारी चीज़ों पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। बस मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एमपी जो है अपने को बहुत अच्छे से करना है। कम से कम दो ऑब्जेक्टिव बुक तो आप लगा ही लीजिए। एक आप परीक्षा धाम ले लीजिए, ठीक है, एक आप पुणेकर ले लीजिए। ये दोनों जो ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं इनको भी आप लगा लीजिए, ठीक। तो मैं बस इस वीडियो के साथ इसलिए आया कि आप लोग काफ़ी चिंतित से लग रहे थे, है ना, काफ़ी सारे मैसेज देखने को मिले कि सर सिलेबस चेंज हो गया, आप क्या करें क्या करें। तो प्रारंभिक परीक्षा में इतना कुछ चेंज नहीं हुआ है, ना ही ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है ना। आप जैसा पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ें, ठीक है। चलिए, तो कल से आपकी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रहेगी, कल नहीं तो परसों से क्लासेस आपकी जो है वो विधिवत कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय